इससे पहले स्टॉप लॉस के बारे में बताया गया था कि हमें मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं करना चाहिए। एक मरतबा स्टॉप लॉस हिट हो, 2 मरतबा स्टॉप लॉस हिट हो, 3 मरतबा हो, जितनी मरतबा भी स्टॉप लॉस हिट हो, हमें उससे डरना नहीं है। क्योंकि अगर सही तरीके से मार्केट के अंदर पैसे कमाना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। हमें एंट्री ऐसी जगह ही लेनी है जहां पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कम से कम बनना चाहिए। अगर उससे पहले अगर होता है तो हमें ऐसी जगह पर एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है। स्टॉप लॉस का 3 तरीका बताया था मैंने उसी दिन। सबसे पहला तरीका क्या था? सबसे पहला तरीका ये था, मार्केट गिरते हुए नीचे आए, मार्केट जब गिरते हुए नीचे आए, यहाँ कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बने, इस हाई को ब्रेक करे तो हमारी यहाँ क्या होगी, एंट्री होगी। स्टॉप लॉस के बारे में बताया था कि स्टॉप लॉस के 3 तरीके थे। असल तो 2 ही तरीके हैं, तीसरा तरीका एक्टिव ट्रेडिंग के लिए है। पहला तरीका ये था कि हमें स्टॉप लॉस बिल्कुल उस कैंडल के नीचे रखना है जहाँ से प्राइस के अंदर उछाल आया है, बिल्कुल उस कैंडल को लगा करके। दूसरा स्टॉप लॉस का तरीका ये था कि उसके अंदर ना रख करके हमें क्या करना है, उससे नीचे स्टॉप लॉस रखना है। पहले के अंदर फ़ायदा क्या था? पहले के अंदर फ़ायदा ये था कि उसमें स्टॉप लॉस छोटा होता और क्या होता, टारगेट भी मिल जाता। लेकिन उसमें नुकसान ये था कि अक्सर उसमें स्टॉप लॉस हिट होने की उम्मीद ज़्यादा होती। अभी मैंने कल एक शेयर लिया था, कल उसके अंदर हुआ ये, स्टॉप लॉस में यहाँ लगा के रखा नहीं था। मैं अक्सर वैसे लगा के रखता हूँ, लेकिन कल अचानक क्या हुआ था, मैं लगा के रखा नहीं। ठीक है, वो स्टॉक ऐसा गिरा, ऐसा गिर के यहाँ तक लाया, गिर के उसका फिर उठा करके दोबारा प्राइस मार्केट ऊपर ले गया। तो अगर मैं इसी जगह पर स्टॉप लगा के रखा तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट करा करके ऊपर लेके चले जाता। तो दूसरा तरीका, पहले तरीके के अंदर वही नुकसान है कि जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस लगा के रखोगे, बगल में ही वो लोग बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं जानबूझ के मार्केट को नीचे गिराते हैं और सारा स्टॉप लॉस हिट करा करके ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। दूसरा तरीका क्या है कि हमें उस लाइन के ऊपर नहीं बल्कि उस लाइन से नीचे क्या करना है, एसएल रखना है, स्टॉप लॉस रखना है। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या होगा? इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि इसमें हमारे स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा नहीं होंगे। एक नुकसान ये है कि अगर हिट होंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम जब यहाँ इतनी दूर स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर यहाँ 2% का स्टॉप लॉस बन रहा है तो रिस्क को रिवार्ड भी 2% के हिसाब से 4% का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट वहाँ ऊपर हमें 4% का दिखना चाहिए, तभी फिर हम इतना स्टॉप लॉस रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। अब एक तरीका और था, वो अलग से कोई तरीका नहीं है, बस उसके अंदर सिर्फ ये करनी है कि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, मार्केट को आप देख सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपके सामने स्क्रीन खुली रहती है, तो आपको स्टॉप लॉस लगा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। जीटीटी में या रेगुलर में कहीं भी हो, लगा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप कैंडल की क्लोजिंग का वेट करें, 1 घंटे की या छोटे टाइम फ्रेम के क्लोजिंग का। जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम के कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो वहाँ से स्टॉप लॉस हिट करा करके मार्केट से बाहर निकल जाना है। तो ये तरीका था, ये 3 तरीके थे जो मैंने बताए थे स्टॉप लॉस के बारे में। ठीक है। इसलिए अगर वो जो सिंगल कैंडल बना उसके बाद 1 दिन के टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, 1 दिन के टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल बना तो वो एक ही कैंडल ऊपर गया, तो दूसरा कैंडल नहीं बना, तो उसमें कैसे एंट्री लें? दोबारा इसके बाद जो कैंडल बन रहा है, सिंगल कैंडल के बाद जो कैंडल बन रहा है, हाँ, तो एक ही कैंडल बन रहा है ना 1 दिन में, तो उसको ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर थोड़ा कैंडल के ऊपर थोड़ा वैसे, तो एंट्री कैसे लेंगे? अगर ये डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चार्ट को देख रहे हो और एंट्री, सवाल यह है कि अगर एक कैंडल बने उसके बाद तो एंट्री कैसे लेंगे? तो पहली बात तो यह है कि जैसे ही पीछे वाली कैंडल बन जाएगी उसका अगली कैंडल का हम इंतज़ार करेंगे बनने का। अगली कैंडल बनने के बाद मार्केट मिसाल के तौर पर शाम को बंद हो रही है, आपको ये देखते रहना है कि अगली कैंडल की क्लोजिंग क्या हो रही है। जैसे ही अगली कैंडल की क्लोजिंग इसका हाई के ऊपर हो गई, अब कल के लिए आज ही एंट्री ले लेनी है। क्या करनी है? क्योंकि अक्सर फिर ऐसा होगा कि यहाँ अगर आपने आज एंट्री नहीं ली तो फिर कल मार्केट होंगे गैप अप ओपन। अक्सर लोगों को पता चल चुका है कि इसके बाद हाई लगाने वाला है, तो यहाँ से आपका कम से कम 2 से 3% का प्रॉफिट छूट जाएगा। तो इस वजह से करना, इसी को बोलते हैं BTST।
हम देखते हैं उसके अंदर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने हो या नहीं। जब ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाते हैं तब हमें लगता है कि ये शेयर अब कल हाई लगाने के लिए तैयार है, तो ऐसे टाइम पे आज ही खरीद लेते हैं और कल के लिए बेच देते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कल ना बिके, वो कल हाई ना जाए, थोड़ा सा हो सकता है नीचे साइडवेज में से चले, तो फिर हम रख देते हैं। फिर जब हाई लगाता है या फिर नीचे स्टॉप लॉस हिट कराता है तो हम निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, तो अब हमें एंट्री कैसी लेनी है। एंट्री के बारे में हमें कभी भी जल्दीबाजी किसी भी हाल में नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? एंट्री के बारे में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। असल में होता यह है, ये जो जब चार्ट सामने खुले रहते हैं ना, स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट किसी भी, वह जब चार्ट के ऊपर नज़र पड़ती है ना और उस शेयर को देखोगे कि वो हाई जा रहा है, नीचे जा रहा है, हाई जा रहा है और एकदम से ऊपर जाना शुरू हो रहा है, कभी 1%, 2%, 3%, तो दिल की धड़कन एक तेज़ शुरू हो जाती है। ठीक है, और दिल ऐसा करता है कि उसके अंदर घुस जाऊं, कूद पड़ूं, एंट्री ले लूं। तो ऐसा बिल्कुल भी किसी भी हाल में नहीं करना है। मार्केट के अंदर ऐसे लोग ही नुकसान करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। मार्केट में शुरू से हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए। मार्केट के खुलने से पहले फिक्स होनी चाहिए कि हमें एंट्री लेनी है तो कहाँ लेनी है, क्यों लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और टारगेट कितना रखना है। ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फिक्स। एंट्री लेने से पहले फिक्स होना चाहिए, एंट्री लेने के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने पहले से ये सब चीज़ें फिक्स कर लिया, इसके हिसाब से मार्केट खुलने के बाद हम उसी हिसाब से वो ऑर्डर के लिए लगा के रख देंगे। हमारे रूल के हिसाब से अगर वो शेयर नीचे आता है, हमने एंट्री के लिए सोच लिया था मिसाल के तौर पर 100 रुपये में हमें वो शेयर ख़रीदना है, अब वो शेयर 100 रुपये से नीचे आने लगा 99 में या 98 में, जहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं है उससे करीब करीब आने लगा, तो वो नीचे आने दे, हमें अपने रूल के ख़िलाफ़ नहीं चलना है। ठीक है, हमने जहाँ ख़रीदा था इतना यकीन होना चाहिए, पूरी रिसर्च इतनी होनी चाहिए ख़तरनाक तरीके से कि लगने लगे कि हाँ हमारी तहकीक और रिसर्च बिल्कुल सही है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा शेयर देखेंगे। तो अब जब मार्केट गिरने लगे थोड़ा सा नीचे और हम ये सोचे कि नहीं, हमने जो रिसर्च की थी या तहकीक की थी वो गलत निकल गई, अब हमें इससे निकल जाना चाहिए। अब ऐसे टाइम पे होता क्या है, मार्केट खुलने के बाद अक्सर ऐसा होता है तो शेयर ऊपर जाने लगता है, और क्योंकि एकदम से बाइंग आती है, क्या होती है मार्केट के अंदर लोग बहुत सारे एक साथ खरीदना शुरू करते हैं, तो बाइंग आती है तो मार्केट ऊपर जाने जाते हैं, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके नीचे डाउन आना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी साइकोलॉजी बनी हुई नहीं रहेगी, अगर हमें पता नहीं रहेगा कि कहाँ हमें एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, तो हम भी लोगों के साथ कूद पड़ेंगे और जब नीचे आने लगेगा फिर हम बेचना शुरू कर देंगे। 500-600 रुपये नुकसान करा करके फिर जब हम बेच देंगे फिर वो शेयर हाई लगाना शुरू कर देगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, हर चीज़ पहले से फिक्स होनी चाहिए। अगर वो शेयर डाउन चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, हमने जो रिसर्च की थी, हमने जो तहकीक की थी वो हमारी तहकीक सही है। ठीक, अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मार्केट क्लोजिंग होने के बाद या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमें ये ध्यान देनी है कि हमने इस शेयर के अंदर क्या गलती की थी जिसकी वजह से वो शेयर हिट, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब बाद में देखनी है, अब एंट्री हो गई तो बस हो गई, उसके बाद क्या नहीं करनी है, उसके अंदर टांग नहीं अड़ाना है, कुछ भी देखना नहीं, कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, हमें एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री के बारे में तो बता दिया था मैं। शेयर जब ऐसे गिरते हुए नीचे आए, ठीक, ये बता रहा हूँ मैं एंट्री का तरीका सपोर्ट लेवल के ऊपर। किसके ऊपर? सपोर्ट लेवल के ऊपर। इस तरह करके शेयर आए, हाई को टकरा करके क्या करे, शेयर नीचे आए, यहाँ आते ही क्या हमें एंट्री ले लेना है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ आने के बाद हमने जितनी चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एंट्री के लिए ये अलग चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक एक करके मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें कॉपी में मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। वो चीज़ें जो हमारे खुद के तजर्बे हैं, वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सामने मिलती है और बहुत सारी चीज़ें इंसान को सीखने से मिलती है। तो वो भी तरीका मैं बता रहा हूँ, सारों को याद रखना है। ठीक है, एंट्री के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कोई या सपोर्ट ले लिया हो, क्या किया हो, इस लेवल पर आने के बाद प्राइस सपोर्ट ले लिया हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो, चाहे सिंगल का हो, डबल का हो, ट्रिपल का हो, कोई सा भी हो, कैंडलस्टिक पैटर्न बना हो। कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद नीचे, अब उसके बाद फिर देखना है, एक चीज़ तो ये हो गई कैंडलस्टिक पैटर्न। दूसरी चीज़ के अंदर ये हो गई कि उसके हाई को
कैंडल ब्रेक कर दे, क्या कर दे, उसके हाई को कोई कैंडल ब्रेक कर दे, ऊपर क्लोजिंग दे दे। जब तक क्लोजिंग ना दे तब तक हमें इसके लिए सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ के अंदर ये देखनी है कि ये जो कैंडल अगली वाली ब्रेक की है इसको, ये वाली कैंडल वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो, क्या हो, इसको अगली वाली जो कैंडल इस हाई के ब्रेक के ऊपर क्लोजिंग दी है तो इस कैंडल के हाई ये कैंडल वाल के नीचे ग्रीन वॉल्यूम का क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, एंट्री सोच सकते हैं। कितनी चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ हमें ये देखनी है कि इससे पहले कोई क्या ना हो, रेजिस्टेंस ना हो, कोई स्विंग हाई ना हो इससे पहले ऐसे बिल्कुल करीब में ही, यानी इतना करीब में ना हो जो बिल्कुल ही हमारा एंट्री और स्टॉप लॉस के दरमियान जितना ये हो रहा है वो रिस्क रिवार्ड मैनेज ना हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हम एंट्री और स्टॉप लॉस के दरमियान देखेंगे कि जहां हमारे स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से कम 2% का मिल रहा है या नहीं। अगर उससे कम मिले तो ऐसी जगह पर एंट्री नहीं करनी है। फिर ऐसी जगह पर क्या करना है, अगर बगल में ही है तो उस लेवल को जब पार कर दे तब फिर हमें एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस फिर यहाँ नीचे रखना है, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ हो गई। उसके बाद एक चीज़ इंडिकेटर के बारे में बता दूं मैं। इंडिकेटर जब हम यहाँ एंट्री लेंगे तो इसके बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ हमें किसी भी इंडिकेटर का रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इंडिकेटर के बारे में तो अभी पढ़ाया नहीं हूँ। जैसे ईएमए इंडिकेटर होते हैं ऐसे आकर के टकरा करके यहाँ रहते हैं। अगर हमने इसको डेली के टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए यहाँ देख रखा था और वीकली का इंडिकेटर मिसाल के तौर पर ये समझो 20 ईएमए है, ये अभी गोल्डन क्रॉसर वगैरह पढ़ाया था ना मैंने, कुछ तो जान में होगा, और एंट्री में जब लेता हूँ तो उसका चार्ट वगैरह में देखते होगे। तो ये कोई सा भी हो सकता है इंडिकेटर, मैं सिर्फ ये 20 ईएमए दिखा दिया। जिस टाइम फ्रेम पे एंट्री हो रही है उस टाइम फ्रेम के ऊपर बड़ा टाइम फ्रेम का कोई इंडिकेटर यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पर ना हो, ठीक है। ये समझो कि डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री हो रही है, यहाँ पर ये वीकली का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वीकली का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए, या फिर डेली का इंडिकेटर यहाँ पर बिल्कुल इसके करीब ही नहीं होना चाहिए, ना वीकली का और ना डेली का, किसी भी का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो उठने वाला होता है ना रेजिस्टेंस लेवल से, प्राइस सपोर्ट लेवल से, तो इसके अंदर ताकत कम होती है और जो बड़ा टाइम फ्रेम का इंडिकेटर होता है ना उसके अंदर ज़्यादा मजबूती होती है। बड़े बड़े एफआई और डीआई वाले लोग इंडिकेटर जो इस्तेमाल करते हैं वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब कोई इंडिकेटर का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ ख़रीदते हैं और जब किसी इंडिकेटर का रेजिस्टेंस लेवल होता है तो वहाँ बेचते हैं। अगर यहाँ पर उसने वीकली का इंडिकेटर लगा रखा है और उसी एतबार से उन्होंने माल को सेल के लिए लगा रखा है तो ये प्राइस इसको उठा करके जा ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? नहीं सकता, ठीक है। तो क्या नहीं होना चाहिए? इंडिकेटर यहाँ ऊपर नहीं होनी चाहिए। 4 चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ वही एक 4 चीज़ ही की एक चीज़ है ये। पांचवी चीज़ ये है कि जब भी हम एंट्री ले तो नीचे यहाँ किसी इंडिकेटर का सपोर्ट हो। क्या हो? नीचे इंडिकेटर का सपोर्ट हो, ऊपर सपोर्ट ना हो, ठीक है। अब इंडिकेटर के बारे में पढ़ाया जाएगा अभी कितना इंडिकेटर होता है। अभी तो जो बहुत ज़्यादा चलने वाला इंडिकेटर जैसे 20 ईएमए है, 50 ईएमए है, 200 ईएमए है, एसएमए है, तो अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ फिलहाल, आगे बताऊँगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है 20 ईएमए का सपोर्ट नीचे लेवल पर यहाँ होना चाहिए। किसका? 20 ईएमए का। अगर ये चीज़ें चारों और पांचों एक साथ मिल जाती है और ऊपर सप्लाई जोन के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, सप्लाई जोन भी ऊपर नहीं होना चाहिए किसी बड़े टाइम फ्रेम का। किस चीज़ का? अब चूँकि वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए वो सारी चीज़ें मैं बता नहीं रहा हूँ। फिलहाल जितनी चीज़ें पढ़ा जाऊँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और उसी हिसाब से चार्ट में मार्क करके लाना है और मुझे दिखाना है, ठीक है। यहाँ एंट्री के लिए 20 ईएमए का सपोर्ट होना चाहिए। अगर ये चीज़ें मिल जाती है फिर इस शेयर को ऊपर जाने से कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें खुलासतन हमें देखनी है एंट्री के लिए। सबसे पहली चीज़ कि आकर के प्राइस सपोर्ट ले ले। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बने। उसके बाद क्या कर दे? उसके हाई को ब्रेक कर दे। तीसरी चीज़ क्या है? वॉल्यूम का ब्रेकआउट होना चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि ऊपर
किसी बड़े टाइम फ्रेम का, उसी टाइम फ्रेम का है अगर तो चल सकता है, ठीक है, आगे वो बताऊंगा मैं चीज़ें। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडिकेटर का रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए। और पांचवी चीज़ क्या है कि नीचे 20 EMA का सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर ये 5 चीज़ों को ख्याल रखते हुए एंट्री लिया जाए किसी भी चार्ट के अंदर या किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर, तो इंशाल्लाह फिर वो अच्छा। इसके अंदर एक चीज़ और बता दूं, जब ये प्राइस नीचे सपोर्ट लेवल को आकर के टच करे तो ये जो गिरते हुए नीचे प्राइस आ रहे थे, उसके अंदर ये देखना है कि ये जो वॉल्यूम आ रहे थे नीचे, ये छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ नीचे प्राइस को इसने क्या हो, सपोर्ट लिया हो, क्या हो, छोटे छोटे रेड वॉल्यूम ना हो इसके अंदर। ये प्राइस एक्शन के अंदर असल में ये चीज़ें सिखाई जाएगी। प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस किया जाता है ना, कि जब असल में इसके अंदर होता ही है, कभी प्राइस अप होता है तो वॉल्यूम भी अप होता है, कभी प्राइस डाउन वॉल्यूम डाउन, और कभी इसके उल्टे होते हैं, कभी प्राइस डाउन वॉल्यूम अप, कभी वॉल्यूम अप प्राइस डाउन। तो वो सारी चीज़ें तो पढ़ाई नहीं गई है। अभी फिलहाल ये देखना है कि जब नीचे लेवल के ऊपर रेड कैंडल बनते हुए मार्केट नीचे आए तो ये वॉल्यूम भी नीचे इसके छोटे छोटे होकर आए, बड़े बड़े ब्रेकआउट करके नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा समझा जाता है अगर प्राइस गिरते हुए छोटे छोटे कैंडल के साथ गिर रहे हैं प्राइस और वॉल्यूम बड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है, इशारा होता है कि प्राइस और ज़्यादा गिरावट आने वाली है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पांचवी और छठी चीज़ ये मिला लेना कि जब प्राइस गिरते हुए नीचे आए तो उसके साथ वॉल्यूम भी क्या हो, उस जोन के अंदर तक आने तक छोटे छोटे रेड वॉल्यूम होने चाहिए, या फिर ग्रीन वॉल्यूम हो तो भी चलेगा। उसके बाद आखिरी कैंडल क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो ठीक है, समझ में आ गई।